एक खास कार्यक्रम मुखिया जी के घर तक में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि हम जिस पंचायत में अभी पहुंचे हैं, ये सुदूर सहरसा का एक सुदूर पंचायत है आरापट्टी, और यहाँ की मुखिया महिला हैं। हम चाहेंगे उससे चर्चा की शुरुआत करने से पहले इनसे परिचय हम जाने। पहले मेरा नाम शांति लक्ष्मी चौधरी है और मैं आरापट्टी पंचायत की मुखिया हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ और जूलॉजी से एमएससी हूँ। मैं साइंस फैकल्टी से हूँ। आपने अभी देखा सुना कि जो यहाँ की महिला है काफ़ी एजुकेटेड है, पीएचडी है, साइंस फैकल्टी रहा है। इतनी सारी डिग्री लेने के बाद समाज सेवा में आना, सुदूर देहात का मुखिया बनना, सुदूर पंचायत का मुखिया बनना, जहाँ कम्युनिकेशन के साधन आज तो है, कुछ दिन पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज भी जो होना चाहिए वो साधन नहीं है। और यहाँ पे आके मुखिया बनना, हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह हुआ, आखिर क्या जरूरी पड़ी कि शहर की ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर इस गांव में, इस पंचायत में जो कि काफ़ी कटा हुआ है जिला हेडक्वार्टर से, वहाँ की मुखिया बनी और समाज सेवा करने का ठाना। हम इस सवाल को जानते हैं शांति लक्ष्मी जी से। आपने कहा जो आप यहाँ के मुखिया, इस सुदूर इलाके के गांव में मुखिया बनने का कैसे सोचा। जब मेरी शादी हुई थी 2009 में, तो मैं जब यहाँ, हम लोगों की भाषा में दुरांगमन कहा जाता है, सेकंड मैरिज, जब मैं यहाँ आई थी तो 9 से आना पड़ा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि उससे पहले मैंने 9 पे नहीं चढ़ी थी और हमेशा देखा नहीं था और हमेशा से मैं बाहर ही रही। मेरे पापा भी यहाँ आरएम कॉलेज में थे, तो हम लोगों का शिक्षा दीक्षा वहीं से हुआ और ऐसे इलाके में आने का मौका नहीं मिला था। और कभी कभी लग भी रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई और कहाँ पापा मुझे दे दिए। तभी वहाँ ना बिजली थी ना कुछ। यहाँ जब मैं वहाँ 9 से उतरी, उसके बाद बैलगाड़ी की सवारी करके मुझे आना पड़ा था। बैलगाड़ी से मैं अपने घर तक, सड़क का नामो निशान नहीं था, जहाँ दिखाई पड़ता था कहने के लिए रास्ता ही था, क्योंकि खेत से ही होके बैलगाड़ी यहाँ तक आती थी। तो मुझे लगा अगर कुछ करके यहाँ एक बदलाव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी ज़िंदगी जो था काफ़ी दुखद था अगर कहा जाए तो, क्योंकि हर बार यहाँ बाढ़ का भी प्रकोप था। तो उस समय मन में तो इच्छा थी जो यहाँ बदलाव लाए, लेकिन ये नहीं मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आकर के मुखिया बन के यहाँ कुछ कर पाऊँगी। संजोग बस हुआ 2016 में मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी डेथ किए। उस टाइम में यहाँ पंचायत इलेक्शन का माहौल था, मैं यहाँ थी। 5 फरवरी को वो डेथ किए थे। उसके बाद फिर जैसे उनका क्रियाक्रम खत्म होने लगा, उसी में ही माहौल बन रहा था। लोग आ रहे थे यहाँ, तो कह रहे थे जो एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि यहाँ होना चाहिए, और मुझे लोग कहने लगे। लेकिन मैं फिर भी, मुझे लग रहा था मैं कैसे ये काम कर पाऊँगी, कैसे ये सब जवाबदेही संभाल पाऊँगी। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे पारिवारिक, मेरे पापा या मेरे हस्बैंड सभी कहने लगे अगर जो ऐसा कुछ है कह रहे हैं सभी, तो समाज सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तुम भी एक बार करके देख लो, जब करने लगोगी तो खुद हो जाएगा। और मुझे भी लगा जहाँ समाज सेवा से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होता है, यहाँ बदलाव लाना है तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं यही सोच के उस टाइम इलेक्शन में नॉमिनेशन दिया। संजोग ऐसा रहा जो फिर मैं जीत भी गई। उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं अभी तक अपना उत्तरदायित्व संभाल रही हूँ। एक चीज़ अभी आप कहे कि आपके ससुर जी का देहांत हुआ था, अभी आप कहे कि आपके ससुर जी का देहांत हुआ था। जहाँ तक मुझे जानकारी अभी इस गांव में आने के बाद मिला कि आपके ससुर जी भी सामाजिक लोग थे, समाज सेवा में उनका योगदान था। किसी के यहाँ शादी होना उसमें कुछ सहयोग करना, किसी के यहाँ श्राद्ध होता था उसमें सहयोग करना, एक सोशल वर्कर की उनकी भूमिका रही है। और उनके देहांत के बाद आपको एक मौका मिला, उस मौका में आप मुखिया बने। ससुर जी का तो था सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ, लेकिन आपके पति के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हो, उनका तो समाज से कोई सामाजिक गतिविधि से कोई सरोकार, वो दिल्ली में शायद पढ़ा लिखा करते, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, हमेशा से बाहर से ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं और नेट क्वालिफाई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और जीआरएफ भी हैं।
और अभी पहले वहाँ ही गेस्ट फैकल्टी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे, और अभी यहाँ आरएम कॉलेज में है, तो उनकी शिक्षा दीक्षा बाहर ही हुई है। और समाज से यहाँ बहुत कम ही रहे। कहीं न कहीं कहा जाए कि आपने मेरे ससुर जी के बारे में कहा, पिताजी के बारे में, जो वो बहुत ही सामाजिक लोग थे। हाँ, वो हमेशा इस समाज के लिए जिए, इस समाज के सुख दुख में खड़े रहे। शायद हो सकता है उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, और वो अपना उत्तरदायित्व मुझे दे करके गए हैं, तो मैं उससे चाहूँगी कि उन लोगों के आशीर्वाद से निभा पाऊँ। एक चमत्कार ही कह लीजिए कि आपका फैकल्टी साइंस था और आपके हस्बैंड का फैकल्टी आर्ट्स था, लेकिन साइंस आर्ट्स की फैकल्टी तो थी, लेकिन आप लोग क्या कह लीजिए, हेलीकॉप्टर या कह लीजिए प्लेन से सीधा उतर के नाव पे आ जाना। एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको चाहता है कि शहर की चकाचौंध में हम जिए, वहाँ मेरी लाइफ हो, वहाँ मेरे बच्चे हो, वहाँ मेरा सेटलमेंट हो। उस ज़िंदगी को छोड़ के और इस ज़िंदगी को जीना जहाँ पर कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन नहीं है। अगर यहाँ कोई बीमार भी पड़ जाए, सहरसा जाना पड़े, जो आपको लोग का जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ जाना पड़ जाए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। आपके लिए तो था कि वहाँ जॉब कर लेते, आपके हस्बैंड के लिए था कि बाहर ही कहीं जॉब कर लेते, वहीं सहरसा में ही रहते। आखिर क्या वजह रही, क्या मन में आ गया ऐसा? आप अभी आप बोल रहे थे कि ससुर जी का देहांत हुआ और देहांत के बाद मुझे मौका मिला, वहाँ उसी टाइम में माहौल बनने लगा था। क्या आपको ऐसा लगा था कि हम इस गांव में एडजस्ट कर पाएंगे, मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ कट जाएगी, हम अपने बच्चे को यहीं से, अगर कहीं बाहर रह रहे होंगे, यहीं से हम उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था कर पाएंगे? जी, मुझे एक कहा जाए कि ईश्वर की देन ही है कि मैं हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, कर भी जाती हूँ, और दूसरे को अगर मैं खुशी दे पाती हूँ तो उससे मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो समाज सेवा से बड़ी कोई ऐसा जरिया नहीं है जो मैं दूसरे को संतुष्ट कर पाऊँ। आजकल अगर आप समाज सेवा करना भी चाहते तो उसके लिए एक कहा जाए एक पद की या एक कुर्सी की ज़रूरत होती है, हर जगह आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो शायद उसी के वजह से आज मैं जनप्रतिनिधि के तौर पे समाज सेवा कर रही हूँ, और मुझे अंदर से खुशी है, संतुष्टि भी है कि जो मैं बाहर की ज़िंदगी से कहे कि बाहर की ज़िंदगी जो जीती थी, चकाचौंध की ज़िंदगी जीती थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, कैसे लोग जी रहे हैं, ये हम नहीं समझ पाते थे। बस अपनी ज़रूरत मुझे पता थी, लेकिन समाज की ज़रूरत मुझे नहीं पता थी। तो आज मैं यहाँ आकर के मुझे लग रहा है नहीं, समाज में अभी भी बहुत चीज़ों की कमी है। जैसे कि मैं 2009 में शादी करके आई थी तो यहाँ ना बिजली थी, न सड़क थी, कुछ नहीं थी, लेकिन अभी यूं कह लीजिए कि समाज की जरूरत ने आपको आड़ा पट्टी पहुंचा दिया। खुद की जो जरूरत थी उसको हम साइड रखे, लेकिन समाज की जरूरत ने आपको आड़ा पट्टी पहुंचा दिया। ठीक है, आप मुखिया है, अभी 4.5 साल का वक्त गुजर गया, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट बनी है, अभी विधानसभा खत्म हो गया, सत्तासीन हुए हैं और विपक्ष में भी लोग बैठा है, वो गहमा गहमी अब खत्म है। अब उल्टा गिनती, अब पंचायत का उल्टा गिनती, पंचायत चुनाव का उल्टा गिनती शुरू हो गया। हम जहाँ तक आप समझ रहे हैं कि आपके ससुर जी का जो किया कराया इस गांव में था, जो उनका लोगों से सरोकार जुड़ा रहा, वही सरोकार आपको मुखिया बनाया, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब तो ससुर जी नहीं है, उनका सामाजिक जो काम था उनको भी लोग भूल गए होंगे। अब तो आप जो 4.5 साल जो अभी पूरा हो रहा है उसमें जो आप काम किया, 4.5 साल का जो वक्त गुजरा उसमें जो आप एज ए मुखिया काम किया, वही काम को लोग देखेंगे, उसी काम के बेस पे आधार पे आपको वोट करेंगे। या एक तो ये फैक्टर होता है, या कि जो पंचायत में व्यवस्था होती है कि जात, कि ये इस जात का इतना वोट है, ये जात मेरे साथ है। एक होता है कि पंचायत में गोतिया, कि क्या कहते हैं उसको, दियात भी कहते हैं, गोतिया भी कहते हैं, तो मेरे गोतिया कितना वोट है, ठीक है, तो वो बेस, एक वो भी बेस होता है पंचायत में। एक होता है कि विकास वोट होता है, विकास ही बेस होता है। आपको क्या लगता है कि आप किस बेस पे अब चुनाव लड़ेंगे? विकास, आपने जो विकास किया वो बेस होगा, या आपकी जात, बिरादरी, आपकी गोतिया, आपके ससुर जी का इमेज, ससुर जी का किया हुआ काम, उस पे? देखिए, मेरा जो मुद्दा होगा वो इलेक्शन लड़ने का, वो होगा विकास।
जहाँ तक आप जात की बात करते हैं, वोट जातीय वोट बैंक की, पिछले बार भी हमने जातीय वोट बैंक के आधार पर नहीं लड़ा था चुनाव, नहीं जीत पाए। हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों ने मुझे वोट किया। अगर जात के अनुसार होता तो यहाँ बहुत कम ही वोट है हम लोगों के जात का, तो मैं कभी मुखिया नहीं बन पाती। और हमारे जात से मैं पहली ऐसी मुखिया जो हमारी जात का मुखिया यहाँ पे बना है। तो मैं जात नहीं होगा, पिछले बार भी जात के आधार पे नहीं था। मैंने जो वादा किया था, मेरा जो वो इलेक्शन का अपना एजेंडा था, उस आधार पे मुझे पिछले बार भी वोट मिला। और इस बार भी मैंने जो काम किया है वो विकास के अनुसार ही मुझे वोट मिलेगा। और जातीय वोट पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास सभी के लिए, सभी की ज़रूरत है, न कि किसी जात या वर्ग से उसका मायने है विकास का। तो आपने तो 4.5 साल में विकास किया होगा, तो क्या जो आप काम किए हैं अभी तक में 4.5 साल में, कुछ काम का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने कौन कौन काम अभी तक पंचायत में किया है? जैसे कि अगर सबसे बड़ी चुनौती कहिए तो 2 चीज़ें यहाँ अभी हम काम कर रहे, कौन कौन काम किए? काम जैसे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय तक मुझे पहुँचाना, वो मैंने पहुँचाया। और अभी जो सरकार की योजना है, हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना, वो मैंने अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति हुई और अभी काम शुरू हुआ है। और हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उसके लिए ज़मीन भी नहीं थी, तो मैंने अपना निजी ज़मीन देकर भूमि दान कर उप स्वास्थ्य केंद्र के भी। अच्छा, आपने भूमि दान भी किया उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए? जी। अच्छा। तो उसका भी अब निर्माण होगा। जैसे कि विकास का एक एजेंडा, बिजली भी हमारे यहाँ नहीं थी, हाँ, और बिजली की भी व्यवस्था हुई है। और जिस टोले मोहल्ले में छूट गई थी, यहाँ से राज्य स्तरीय विद्युत विभाग तक मैंने कॉल करके वहाँ से करवा करके तब हर गली, हर मोहल्ले में बिजली पहुँचवाई है। और पेयजल की व्यवस्था, गवर्नमेंट की भी योजना है, हर घर नल के जल, तो कोई भी घर न छूटे। और ऐसा है भी नहीं, हर जगह लगभग पहुंच गया है, कहीं थोड़ा बहुत छूटा होगा। इससे पहले मैंने टेरा फिल्टर का भी व्यवस्था, मतलब एनजीओ के थ्रू भी टेरा फिल्टर लगवाया, क्योंकि यहाँ पेयजल की बहुत ही कमी थी और आयरन बेसिस एरिया है, तो यहाँ के पानी में आयरन भी था, तो मैंने टेरा फिल्टर भी लगवाया। और बहुत जैसे कि सड़क तो है ही गवर्नमेंट के प्लान, और सड़क, जिस रोड से आप सड़क की बात करें, टूटी हुई है, तो दुर्भाग्य है कि वो रोड हर बार बाढ़ में टूट जाती है। अभी मेंटेनेंस में वो सड़क है, और वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वो सड़क बनी है, वहाँ एक पुलिया के कारण बाढ़ में हर बार टूट जाती है। और मुझे विभागीय स्तर पर यहाँ से जिला जा कर के हर बार उसकी मरम्मत करवानी पड़ती है। और मैंने कई बार यहाँ के जिला अधिकारी महोदय या फिर जल संसाधन मंत्री है पटना, वहाँ तक जा कर के मैंने वहाँ पुल निर्माण के लिए दी है। और इस बार कौशल कुमार जिलाधिकारी जी हैं, तो वो आए हुए भी थे और उन्होंने कहा कि इसका डीपीआर बन के चला गया है, ये बहुत जल्द अब इसका निर्माण होगा। बस वही एक कम्युनिकेशन का मेन जरिया है, जिससे कि कई पंचायत जुड़ा हुआ है, तो वो भी बहुत जल्द निर्माण हो जाएगा। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू हुआ, तो मेरे यहाँ उसमें भी मैंने बहुत सारे लाभुकों को उस स्कीम का भी लाभ दिलवाया। फिर परवरिश योजना है, अनाथ बच्चों को परवरिश का भी मैंने लाभ दिलवाया है। स्पॉन्सरशिप योजना है और विधवा पेंशन योजना है। बहुत सारी ऐसी सरकार की योजना है जो मैंने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को दिलवाया है। कोरोना के टाइम में भी हमने लोगों को यहाँ से बाहर तक, जो हमारे पंचायत या हमारे आसपास के पंचायत के लोग बाहर थे, कोरोना के टाइम में लॉकडाउन में फंसे हुए थे, वहाँ तक मैंने राशन, वहाँ के लोगों को भी मैंने राशन पहुँचवाया। फिर यहाँ भी कोरोना के टाइम में लोगों को राशन की ज़रूरत थी, तो यहाँ भी चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो या फिर कोई एनजीओ हो, उन लोगों के माध्यम से भी मैंने राशन या जो भी ज़रूरत की सामान थी, हाइजेनिक किट थी, जो भी ज़रूरत थी उस टाइम में मैंने इस तरह लोगों की सेवा की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने तो जितना वर्क कहा, बोलने में इतना वक्त लग गया, हमको लगता है कि 3 से 4 मिनट तो बोलने में लग गया, आपने जितना वर्क किया। आपको क्या लगता है कि इतनी वर्क करने के बाद क्या जनता आप पे फिर से विश्वास करेगी? अगर वर्क
बेस चुनाव होगा तब तो ठीक है, आपने जितना वर्क किया वो उस हिसाब से आप चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है। अगर वर्क बेस्ड चुनाव नहीं हुआ, जनता क्या कहते हैं वर्क पर विश्वास नहीं, कि जनता हो सकता है जात पर विश्वास कर ले, धर्म पर विश्वास कर ले, मजहब पर विश्वास कर ले, गोतिया पर विश्वास कर ले, जो पंचायत चुनाव का एक फैक्टर होता है। अगर वैसा हुआ, एक मिनट के लिए, अगर वैसा हुआ तो फिर आपको लगता है कि आप किसी भी चुनौती को स्वीकार इस बेस पे कि नहीं कुछ भी होगा लेकिन लोग विकास को नहीं देके वोट करेगा, इस चुनौती को क्या आप कितना लेते हैं कि नहीं ये जो है मेरा जो काम है कुछ भी हो जाए, मेरा लोग नहीं दिखेगा, जो जितने विकास की जिसके घर तक हमने विकास की किरण पहुंचाई है वो नहीं हो पाएगा, मतलब उससे दिखेगा नहीं, हमको ही वोट करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। जनता अगर मुझे काम करने से पहले भी मुझ पर विश्वास किया, काम करने के बाद तो और विश्वास करना चाहिए और करेगी भी। मुझे यहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है, विकास के देख करके वो ज़रूर मुझे वोट करेंगे, क्योंकि मैंने 5 साल पहले का भी यहाँ का देखा है और अभी भी देख रही है। जैसे कि बहुत सारी सड़क जो है उधर जहाँ खुजराहा सब तरफ जाने के रास्ता नहीं था, उधर मैंने भी काम करवाया, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो, वहाँ भी हमने बहुत सारे काम करवाया। या फिर लेकिन मुझे एक काम की ज़रूरत है हमारे पंचायत में भी, पंचायत सरकार जहाँ बन रहा है पंचायत सरकार भवन, वहाँ के रास्ते हमने सांसद महोदय से कहा है वो भी बन जाएगा। तो मैं 5 वर्षों में भी काम किया और अभी भी मेरे नज़र में यहाँ की जो अगले 5 वर्ष में मुझे करना है वो भी मुझे दिखाई दे रहा। जनता को भी विश्वास करना चाहिए कि मैंने जैसे 5 वर्षों में काम किया है, आगे 5 वर्ष भी उसी तरह इन लोगों की सेवा करूंगी और आगे भी मुझ पे विश्वास करके ज़रूर वो हमें वोट करेंगे। जब पापा आपके यहाँ पे शादी किए थे तो आपको पापा पे गुस्सा रहा होगा कि पापा ने कहाँ शादी कर दिया, लेकिन आज जब आप इस पंचायत के मुखिया हैं तब पापा के बारे में क्या कहेंगे? आज पापा की ही देन है, जो मुझ में इतना आत्मविश्वास था उन्हीं की शिक्षा दीक्षा पे, वो मेरे भविष्य के बारे में हो सकता है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। और पापा को भी मुझ पे गर्व है और मुझे भी अपने पापा पे गर्व है कि उस टाइम में मुझे लगा था थोड़ी देर के, लेकिन मुझे आजकल के लोगों की तरह मैंने उतना हतोत्साहित नहीं हुआ था कि मुझे कहाँ दे दिए। और आज पापा पे मुझे बहुत ये कि सभी बेटियों को ऐसे पिता मिले, मैं उसे पापा की इकलौती बेटी हूँ, लेकिन मुझे कभी बेटा से कम ने पापा नहीं समझा। और अच्छा, पंचायत के लोगों को, अपने आलापट्टी पंचायत के लोगों को क्या शुभकामना देंगे? पंचायत के लोगों को मैं यही शुभकामना दूंगी कि वो हमेशा खुशहाल रहे और प्राकृतिक जो आपदा आते हैं यहाँ बाढ़, उससे उनको छुटकारा मिले और हमेशा और आगे भी इस पंचायत के लोग हमेशा तरक्की करें, शिक्षा हो चाहे जिस भी रोज़गार हो, जिस भी क्षेत्र में जाए, हमारे युवा हो या हमारे यहाँ के लोग हैं सभी आगे बढ़े और हमारा पंचायत खुशहाल हो। काम के दम पर, मैं फिर से एक बार कह दूं, काम के दम पर फिर से मुखिया बनने की जुगत में, फिर से मुखिया बनने की प्रयास में आलापट्टी पंचायत की मुखिया लगी हुई हैं। मेरे हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने का एक सफल प्रयास किया। मैंने हर ऐसे पहलू को छुआ, ऐसी नब्ज को पकड़ा जो आमतौर पर जो महिला प्रतिनिधि होते हैं, जो लेडीज प्रतिनिधि होती है, वो उनका पति उनको डायरेक्ट करता है, चलाता है। लेकिन आप जो हमें जनलोक न्यूज के दर्शक वो लगातार आप देख रहे हैं, काफी बेबाकी से इन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, चाहे उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे समाज का सवाल हो, चाहे उनके जो ससुराल का पिताजी का सवाल हो, चाहे उनके अपने पिताजी का सवाल, हर एक सवाल का, चाहे उनके वैवाहिक जिंदगी का सवाल हो, हर एक सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं चर्चाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन आपको जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, वेबसाइट को पर आप देख रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि कोई भी कार्यक्रम जो हम लोग लगातार कर रहे हैं आपके मोबाइल पर पहुंचे,
आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक मेरे फेसबुक पेज जनलोक पेज को जनलोक फेसबुक पेज को लाइक नहीं करेंगे और यूट्यूब चैनल जनलोक न्यूज को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक फिर हम अगली जो पंचायत के मुखिया से मुखातिब होंगे वो आपके मोबाइल तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे जनलोक न्यूज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। जय हिंद, जय आरापट्टी।